महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बीमारी तेजी से फैल रही है, ऐसा बहुत सारे खबरों के आधार पर पता चल रहा है। और उसके साथ साथ डॉक्टरों के द्वारा भी ये जानकारी उपलब्ध हुई है, जो अभी मैं सुन रहा था कि पहले के मुकाबले में ज्यादा लोगों को संक्रमित करने का काम अभी हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसी बातें सामने आ रही हैं, आंकड़े भी इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। तो मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि हमको इस बात से सावधान रहना चाहिए कि कोविड-19 की बीमारी नहीं है, ऐसा जो लोग प्रचार कर रहे हैं सोशल मीडिया में, वो लोग गैर जिम्मेदार है और इससे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है लोगों को। इस बीमारी को केवल बीमारी ना मानकर इसको गंभीरता से लिया जाए। यदि हम लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं तो हम लोग संक्रमित हो सकते हैं। यदि हम लोग गंभीरता से लेते हैं तो गंभीरता से लेने से क्या होगा, हम लोग मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, सैनिटाइजेशन और सफाई का ध्यान रखेंगे, तो संक्रमण हमको पकड़ने की संभावना नहीं। तो इसलिए पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बीमारी को हम बीमारी माने। ये बीमारी है और सारे दुनिया में फैली है, तो इसे महामारी भी माना जाना चाहिए। ये बात अलग है कि लोगों में डर फैलाने का माहौल पैदा किया जा रहा है, वो एक अलग एस्पेक्ट है, उस पर अलग बात की जा सकती है। मगर बीमारी को बीमारी माना जाए और बीमारी को बीमारी मानकर अगर हम खबरदारी लेते हैं, प्रिवेंशन के लिए खबरदारी लेते हैं, तो निश्चित रूप से उसका हमें फायदा हो सकता है। तो एक तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और हम लोग जो कार्यकर्ता है, उन कार्यकर्ताओं को ये जो बीमारी नहीं है ऐसा कहा जा रहा है, उससे बचना चाहिए और इस तरह के प्रचार में बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहिए। बल्कि इस तरह का प्रचार करने वाले लोगों को डिस्करेज करने की जरूरत है। उनको ये कहने की जरूरत है कि इस तरह के प्रचार से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये खबरदारी हम लोगों को लेनी चाहिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों को जो देश और दुनिया में ये महामारी फैल रही है, उसके बारे में जो डॉक्टरों का संगठन हम लोग चला रहे हैं, तो उन लोगों के पास जो बहुत अहम जानकारी आई हुई है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। पहले तो जहां जहां हमारे डॉक्टर काम कर रहे हैं, उनको पूरे शिद्दत से लोगों को बचाने के लिए जितना ज्यादा कोशिश कर सकते हैं दूसरे लोगों के मुकाबले में, हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए और ज्यादा ईमानदारी से कोशिश करते हुए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। दूसरा, इस संबंध में हमारे जो भी सारे अलग अलग स्टेट में यूनिट्स है, उस यूनिट्स के लोगों को टेलीफोन नंबर सार्वजनिक कर देना चाहिए। यदि कोई सलाह मांगता है तो आप लोगों के पास जो एक्सपर्टाइज है, उस एक्सपर्टाइज का उनको उपयोग होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका उनको फायदा होगा और उससे ज्यादा नुकसान होने से बचाया जा सकता है। और आगे बात यह है कि इस संबंध में लॉकडाउन लगाने की जो बातें है, तो पिछले साल लॉकडाउन लगाया गया था और उस लॉकडाउन में
भारत की इकोनॉमी को बर्बाद किया। -23.5% तक नीचे गिर गई थी इकोनॉमी। इसका भारत के जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो डेली मेहनत करके अपना पेट पालते हैं, जिनके पास सुरक्षित कोई पूंजी नहीं है, उस पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा था और देश और दुनिया के लोगों ने इस बात को देखा था। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि अभी लॉकडाउन लगाने के बारे में सरकारों को बचना चाहिए और लॉकडाउन के अलावा जो काम किया जा सकता है उसके बारे में सरकार को ज्यादा गंभीरता से काम करना चाहिए। पर इसके बावजूद भी लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ी, अगर मान लो ऐसा करने की जरूरत पड़ी, तो जो डेली काम करके उधर निर्वाह करने वाले लोग हैं उनके खाने पीने की कम से कम व्यवस्था की जाए, इसकी योजना पर काम किया जाए और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और उनको इस दौरान राशन जो है उनके घरों में पहुंचाने का काम किया जाए या उनके अकाउंट में पैसा डाला जाए ताकि वो अपने उदर निर्वाह की, कम से कम उदर निर्वाह की व्यवस्था कर सके। नहीं तो बीमारी के साथ साथ भूखमरी से भी मरने का खतरा पैदा हो जाएगा। इससे सावधान रहने की जरूरत है। ये जो लॉकडाउन है ये सिलेक्टिव है, ऐसा मेरा मानना है। ये कुछ लोगों के लिए लॉकडाउन है और कुछ लोगों के लिए लॉकडाउन नहीं है। वो अपना चुनाव कर रहे हैं, कुंभ मेला कर रहे हैं और कुंभ मेला में भी संक्रमण फैलाने का काम कर रहे हैं। फिर भी उन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं हो रही है। जो सख्ती से रोकने का काम किया जाना चाहिए था उसको रोकने का काम नहीं हो रहा है। मगर लोगों का जो मौलिक अधिकार है, लोगों के बोलने का जो मौलिक अधिकार है, वो जो आर्टिकल 19 है उसके रोकने पर सबसे ज्यादा जोर जगाया जा रहा है, जो बहुत ज्यादा गलत है, ऐसा मैं मानता हूं। इसको खबरदारी से हमारे लोगों को इसका उपयोग करना चाहिए। अगर हम कांटेक्ट किए बगैर, अगर मान लो कांटेक्ट किए बगैर सोशल मीडिया का उपयोग कर ले या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर ले या वर्चुअल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर ले, तो हम अपने लोगों को जगाने का या अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का काम जारी रख सकते हैं और उसके साथ साथ कांटेक्ट से हम दूर रह सकते हैं। हमारे दोनों उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। ये बात हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगर इस तरीके से हम अपना काम करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अभी जो नया वेरिएंट आया है जिसमें निमोनिया का असर ज्यादा फैल रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है और डॉक्टरों की बातों से भी पता चल रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि वो आरटीपीसीआर में वो डिटेक्ट नहीं हो रहा है और दूसरे तरीके से उसको डिटेक्ट करना पड़ रहा है, तो उसमें वो पता चल रहा है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से हमें इसके बारे में भी लोगों को खबरदार करने की जरूरत है कि अगर आरटीपीसीआर में नहीं मिल रहा है तो जो दूसरा टेस्ट है उस टेस्ट से जो निमोनिया फैलने के लिए लक्षण दिखाई दे रहे हैं, पता चल रहा है, उसके बारे में भी हम लोगों को सतर्कता से उसका उपयोग करना चाहिए और उसके बारे में लोगों को जगाने की जरूरत है। और आहार जिसके आधार पर हम लोग अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाए रख सकते हैं या इम्यूनिटी के कोई ड्रग हो सकते हैं, मैं तो नहीं जानता हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मगर इम्यूनिटी बूस्टर्स कुछ हो सकते हैं या आयुर्वेद भी कुछ हो सकते हैं या लोग आजकल काढ़ा पीने की बात कर रहे हैं, हो सकता है इससे इम्यूनिटी बूस्ट करने में बेनिफिट होता हो। मगर ये निर्धारित करने का काम मैं नहीं कर सकता, ये काम डॉक्टर लोगों का ही है। ये लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं और निश्चित रूप से भविष्य में ये सजेस्ट किए जाने चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। टेलीफोन नंबर देकर लोगों को वास्तविक गाइडलाइंस हम लोग सारे देश भर में दे सकते हैं, जिससे हम अपना संगठन फैलाने के लिए भी
इसका बहुत ज्यादा उपयोग हो सकता है। इतना ही मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद साहब, काफी महत्वपूर्ण बातें और प्रिसाइजली आपने जानकारी दिया कि कार्यकर्ताओं को और समाज के लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बीमारी है, इसको भी एक्सेप्ट किया और इसे कैसे सावधानी बरतना चाहिए। करंट वेरिएंट जो है कितना ज्यादा नुकसानदायक है और पॉलिसी के लेवल पे जो नुकसान हो सकता है, यानी बीमारी से जो लोग मर रहे हैं, इसके अलावा भुखमरी से ना लोग मरे, उसका भी ध्यान रखने की जरूरत है। तमाम सारे मुद्दों को जानकारी आपने दिया और अभी इस मीटिंग को, सीएसएमई को आज हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि जो डिस्कशन था, इस डिस्कशन में मैक्सिमम चीजें हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास किया। आगे फिर हम लोग इस बिंदु पे सीएसएमई आयोजित करेंगे। तो जो जानकारी मिली है, इस जानकारी का हम सभी लोगों को उपयोग करना है। उसमें महत्वपूर्ण जानकारी है, एक तो मास्क लगाने का, हैंड सैनिटाइजेशन, फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीजें सभी कार्यकर्ताओं को और सभी देशवासियों को करना चाहिए। दूसरा, अगर बीमारी होती है, अगर कोई सिम्टम नजर आ रहे हैं, उसके लिए हम लोग कुछ नंबर जारी करने वाले हैं। उस नंबर पे आप लोग सलाह मशवरा कर सकते हैं और नजदीकी कोई भी आपका अस्पताल है, वहां पर भी आप जाते हैं तो अगर हमारे कोई लोग हैं साथी वहां पर, उनकी भी मदद हम लोग आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर कोई सिम्टम्स गंभीर रूप से आ रहे हैं तो उस लेवल की हमें इलाज चाहिए, तो उसके संदर्भ में भी हमको पहल करने की जरूरत होगी। जो लोग हमारे डॉक्टर्स, उनके जिनके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर उनको प्राथमिकता के आधार पर एडमिट किया जाना चाहिए। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी उपलब्ध नहीं हुए, जितनी जल्दी गवर्नमेंट डेवलप करती है, या हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है तो हमको भी अपने यहाँ पे डेवलप करने की जरूरत है, ताकि लोगों को मदद किया जा सके। क्योंकि बीमारी को डिनाई नहीं करना है। बीमारी को डिनाई करेंगे, डिनाई करने का मतलब हो गया कि हम अपने आप को खुद दावत देने वाले हैं। तो बीमारी को मानते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है और इस देश को भी आगे बढ़ाना है और हमारे समाज को, हमारे जो मूवमेंट को, हमारे महापुरुषों का जो उद्देश्य था उसको पूरा करने के लिए पहल करना है। इन्हीं सभी बातों के साथ में आज जिन स्पीकर्स ने बात रखी, उसमें प्रोफेसर डॉक्टर राजवीर कुलदीप साहब, जो रेस्पिरेटरी मेडिसिन अजमेर से थे और इम्पा के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष है। प्रोफेसर डॉक्टर बसंत कुमार, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक सर्जरी, एसजीपीजीआई लखनऊ। प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन डिपार्टमेंट, यूसीएमएस दिल्ली और राष्ट्रीय महासचिव इम्पा। और डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह, आप जो है सीनियर रेजिडेंट मेडिसिन डिपार्टमेंट, मेरठ मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर अनिल कुश, रेस्पिरेटरी मेडिसिन स्पेशलिस्ट और नोडल ऑफिसर कोविड हॉस्पिटल L2। डॉक्टर मंगल ससाने सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष इम्पा, और इम्पा के संरक्षक आदरणीय मूल निवासी नायक डॉक्टर वामन मेश्राम साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वामसेप, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के। आप सभी लोगों ने मूल निवासी बहुजन समाज और मेडिकल प्रोफेशनल्स का मार्गदर्शन किया, अपनी महत्वपूर्ण बातें रखी। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आज की सीएसएमई को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। भविष्य में दूसरी सीएसएमई जो ऑर्गेनाइज की जाएगी उसके बारे में आप सभी को सूचना दिया जाएगा। और इन सब बातों के साथ में जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, और मिलते हैं फिर अगली बार। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।